अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, वादा रिलीफ का इकदाम तकलीफ का। 28 मई 1997 में मुल्क एटमी ताकत बना, मगर आज तक मुआशी ताकत नहीं बन पाया। इसका जिम्मेदार कौन है? तर्ज हुक्मरानी, मुआशी इस्लाहात का फुकदान। PTI को PTI IMF कहने वाले आज खुद IMF के आगे हाथ बांधे खड़े नजर आ रहे हैं। क्या महज कर्ज की किस्त मुल्की मसाइल हल कर सकेगी? आज के इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या मामला अब तक हुकूमत कर चुकी है। तो ये एक छोटा सा मवाजना है साबिका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के तकरीबन 1.5 माह के तमाम तर मामलात के हवाले से। इस वक्त जो सिचुएशन आपको छोटी सी, एक आम आदमी, ये तो एक बड़े लेवल पर चीज़ें बताई जा रही थी, छोटे लेवल पर आपको ये बता देते हैं। जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त तकरीबन ये जो डॉलर है वो 180 पे छोड़ती हुई जा रही थी पिछली हुकूमत, और अब जो है वो 200 प्लस ये डॉलर हो गया है। घी की कीमत तकरीबन 430 से 450 रुपए थी और इस वक्त वो 500 प्लस पहुंच गया है। अगर इसी तरह हम चीनी की कीमत की बात करें तो वो 80 से अब 100 रुपए तक पहुंच गई है। बड़ी तेजी के साथ तरक्की करती हुई इस हुकूमत में अब पेट्रोल 151 रुपए था, अब वो 181 रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह से मुर्गी की कीमत जो एक आम आदमी अगर वो अफोर्ड कर ले तो वो 335 रुपए थी, अब वो 500 रुपए तक मुर्गी की कीमत बढ़ गई। ये छोटा सा मवाजना है जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें, और फिर पूरी उम्र लगाकर लोग जो है वो फरीज़े हज के लिए रकम जमा कर रहे होते हैं। तो इस हुकूमत में आते ही वो एक आम आदमी के लिए तो अब ख्वाब हो गया है कि वो हज पर जा सके, क्योंकि हज अब 8 लाख प्लस पर पहुँच गया है। इस वक्त जो सिचुएशन है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपके वक्त का। वज़ीर आज़म शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ कौम से पहला खिताब किया। उन्होंने 28 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। इसी पर बात हम कर रहे हैं असद कैसर साहब से। असद कैसर साहब, वज़ीर आज़म के बकौल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। उनका कहना है कि इक़्तिदार संभाला तो हर शोबा में तबाही थी। उनकी जानिब से एक बार फिर तवक्कुआत पर पूरा उतरने का दावा भी सामने आया है। ये जो 28 अरब रुपए का पैकेज सामने आया, क्या कहेंगे आप? जो कल तकरीर की है उसने अदद शुमार सारे जो है ना गलत बता दिए हैं। हमारे दौर में कोरोना के बावजूद जो 2 साल एक बदतरीन सूरत हाल और पूरी दुनिया को कोरोना की तबाहकारियों ने अपनी लपेट में लिया हुआ था, इसमें फिर भी हमने इकोनॉमी को संभाला। दूसरी बात यह कि आप देख रहे कि हमारे एक्सपोर्ट उस दौरान में भी बढ़े। हमारे जो है ना बैलेंस ऑन पेमेंट जो है ना वो तकरीबन हो गया था। जो हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस था वो काफ़ी हद तक हमने कम कर दिया था। हमारी इकोनॉमी जो है ना पलटी पुलटी आगे जा रही थी। हालांकि कोरोना की बहुत सीरियस चैलेंजेस थे और उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद किया। इसके बावजूद हमने बर्डन जो है ना वो नहीं डाला उसके ऊपर। ये तो अपने को बहुत चैंपियन कहते हैं ना। ये हमने तो रशिया के साथ बात की, उसके साथ जो है ना हमने तेल और गैस के हवाले से बात की कि 30% हमें सस्ता तेल मिलेगा ताकि हम अपने लोगों को वो फायदा पहुंचा सके। इस वजह से तो अमेरिका नाराज हो गया। वो समझ रहा था कि ये जो है ना इमरान खान क्यों उसके साथ बात करता है। हमने तो अपने मुल्क के मफादात को देखना है। तो जो इस हमारी इकोनॉमी हमें मिली थी वर्षे में, उस वक्त भी मुल्क की इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में थी। मुल्क में कोई रिजर्व अवेलेबल नहीं थी। टोटल जो है ना मुल्क टिपाल की तरफ जा रहा था, तनख्वाहें नहीं थी। हमने 2 साल मुश्किल फैसले की और उसकी वजह से इकोनॉमी जो है ना वो सस्टेन कर गई। आगे जो है ना उम्मीद पैदा हो गया। बीच में ये साजिश आ गई तो अभी ये संभाल लेना। इन्होंने तो हमारे खिलाफ साजिश की, साजिश में खुद फंस गए। ठीक है, असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा। कहा गया कि पिछले दौरे हुकूमत में जो 2 साल बड़े कोविड के मुश्किल थे उसमें मईशत को संभाले रखा। ये सूरत हाल नहीं हुई है। लोगों तक एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उस वक्त पैसे पहुँचाए गए और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पुराना था जिसे एहसास प्रोग्राम में तब्दील किया गया उसमें पैसों का इजाफा किया गया। लेकिन अब
जो ख़वातीन के लेवल पर 2000 रुपये अब वो ये दिए जा रहे हैं कि सब्सिडी दी जा रही है, वो बहुत मुख्तलिफ और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ है कि ऑलरेडी तकरीबन 70-75 लाख ख़ानदानों में ख़वातीन को वो पैसे मिल रहे हैं और उसमें फिर अब ये 70-75 लाख वो ख़वातीन वो ऐड किए जा रहे हैं कि जिनको 2000 रुपया सब्सिडी दी जाएगी कि पेट्रोल की और डीज़ल की मद में। लेकिन पेट्रोल और डीज़ल की मद में जो कीमतें बढ़ी हैं उस पर एक नई और अजीब मंतक सामने आ रही है। वो मंतक ये है कि इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। सिर्फ सादा सा मामला ये पूछ लिया जाता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना साहब से कि अगर आप डीज़ल पर सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, डीज़ल महंगा है, तो किस तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके जो फैक्ट्री में बनने वाले बच्चों के कोकोमो हैं वो क्या 5 रुपए के उतने ही रहेंगे, क्या 10 रुपए के पैकेट में उतने ही रहेंगे या नहीं? इस पर हम बात भी मजीद करेंगे। आप हमारे माशियात हैं, उस्ताद हैं, पढ़ा चीज़ों को बेहतर तौर पर समझा सकते हैं। पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा हो तो महंगाई नहीं होती, ये मिफ्ताह इस्माइल साहब पहले कह रहे थे और उसके बाद अभी कुछ देर पहले आयशा गौस पाशा साहबा ने भी, वो भी साबिक वज़ीर ख़जाना एक सूबे की रह चुकी हैं, सेनेटर हैं, उनका भी यही कहना है। ये कौन सा एक कोई रॉकेट साइंस है जिसको ये हो सकता है कि महंगाई ना हो, पेट्रोलियम प्राइस 30 रुपये, डीज़ल की प्राइस बढ़ जाए? ये क्या ऐसा फार्मूला होता है सर? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, महंगाई जो है वो ऑयल जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो बढ़ाने से बढ़ती इस तरह से है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जो है बढ़ा दी जाती है और उसकी वजह से सारी चाहे वो अशिया खुदनोश हो, खाने पीने की अशिया या फिर पहनने ओढ़ने की हो, इन सब में इजाफा होता है। फ्रूट से लेकर, सब्जियों से लेकर, कपड़ों से लेकर हर चीज़, क्योंकि हर चीज़ जो है वो कम्यूट करती है, मोबिलिटी होती है उसमें, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई आप जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो उसमें मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उस मोबिलिटी की वजह से जो जो मोबिलिटी होती है, यानी कि चीज़ें जो चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं और दवाइयों से लेकर और खाने पीने की चीज़ों से लेकर जो भी आप चीज़ नाम लें, वो सब जो है पहुँचती है एक जगह से दूसरी जगह। और उनका एक जरिया ये होता है कि वो ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, चाहे रेल के थ्रू हो, ट्रक्स के थ्रू हो या छोटी गाड़ियों के थ्रू हो। इन सब में जो है वो पेट्रोल डलता है या डीजल डलता है। अब अगर पेट्रोल या डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो नेचुरली जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या फिर जो भी गाड़ियों के ओनर्स हैं या जो मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो सब जो है उसमें इजाफा करते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो इजाफा होता है उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। उसमें ज्यादातर ये होता है हमारी जैसी इकोनॉमीज में जहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस नहीं होते, वहाँ पे प्राइसेस ज्यादा से बढ़ाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर वाला है और कीमत में इजाफा हुआ है 20%, यानी कि पेट्रोल की कीमत में 20% इजाफा हुआ है, तो वो एक फीकस जो इजाफा है वो 20% कर देता है, जो कि बहुत ही नामुनासिब होता है। इससे इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा। लेकिन खुर्रम साहब, ये तो आपने वो तरीकाकार बताया जो हमेशा होता है और ये होता रहेगा। लेकिन जो वज़ीर ख़जाना है वो कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ेगी। वो नहीं बढ़ेगी, कैसे नहीं बढ़ेगी? वो क्या, किस तरह वो फॉर्मूला देख रहे हैं? आपको कुछ समझ आई है सर उनके फॉर्मूले की? देखिए जी, मैं इस पर तो कमेंट नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसा कहा है। अगर कोई ऐसा कहता है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि महंगाई, मैंने आपको रीजन दिया किस तरह बढ़ती है। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं बढ़ती तो वो उसके पास कोई रीजन होना चाहिए। या तो वो ये कहें कि जो रात में जो अनाउंसमेंट आई है कि जी जो पैकेज जो है एक ऐसा अनाउंस किया जाएगा जिसमें जैसे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो अगर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं BISP के थ्रू तो उसके तकरीबन अमाउंट 10 रुपये और आपके पास जो टोटल सब्सिडी कम होगी, यानी कि 100 अरब की सब्सिडी जो है पर मंथ चल रही है रफली ऑन एवरेज डीजल और पेट्रोल मिला के, तो अगर ये आधी हो जाती है, आधी से मुराद ये 50 रुपये बढ़ाने थे पेट्रोल पे तो 30 रुपये बढ़ाए, और 80 रुपये बढ़ाने थे डीजल पे तो उस पर भी 30 रुपये बढ़ाए, बाकी प्रोडक्ट्स पे भी 30 रुपये बढ़ाए हैं। यानी कि बढ़ाने से मुराद ये है कि कीमत में इजाफा 30 रुपये इस तरह से किया है कि जो सब्सिडी थी उसको कम किया गया। तो अभी भी और सब्सिडी बाकी है। तो इसका मतलब है 100 से 50 अरब पे पहले महीने में आ सकती है और बाकी के 50 अरब में से 28 अरब अगर गवर्नमेंट BISP को दे देती है जो कि डिजर्व करते हैं, तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। इस तरह से महंगाई तो होगी बट अफोर्डेबिलिटी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है उन लोगों की जो डिजर्व करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे पहले BISP में
10,000 मिल रहे थे, अब मुझे 12,000 मिल रहे हैं। तो 2,000 क़ुव्वत खरीद में थोड़ा सा इजाफा हो गया है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई तो हो रही है। तो ये है इस तरह से कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि महंगाई नहीं होगा। अच्छा, एक बात जो इस वक्त वो की जा रही है कि IMF के हवाले से कि IMF के प्रोग्राम है उसको कंटिन्यूटी करनी थी, वो चीज़ें चलानी थी, इसलिए होगा। तो ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो बजट के बाद फिर से मजीद बढ़ सकती है, शायद वो 1 जून को भी बढ़ सकती है, वरना 15 जून में तो लाजमी तौर पर बढ़ेगी। आप समझते हैं कि पेट्रोल की प्राइस आगे बढ़ेगी या यहीं पर स्टेबिलिटी 180 का जो फिगर आप देख रहे हैं? आप मेरे ख्याल में काफी आगे जा रहे हैं। अभी तो 31 मई को प्रॉब्ली एक और जो है ना वो इंक्रीज आ सकता है, और 31 मई का मतलब है कि जा रहा था, आपने डरा दिया खुर्रम भाई, आपने डरा दिया है कि 31 मई को एक और आ सकता है। तो वो बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है IMF के साथ जो मीटिंग हुई है ऑफकोर्स उसमें बहुत सारी चीजें तय हुई होंगी, तभी जो है गवर्नमेंट ने स्टांस लिया है। देखिए, डिसीजन ये गलत नहीं होना है इस तरह से कि आप उन्हें ऑल्टरनेट कर देना गरीब आदमी को, आप टारगेटेड सब्सिडी दें, और जो सब्सिडी जो है डिजर्व नहीं करता, बड़ी गाड़ियों वाले या जो भी जो है वो रन करते हैं, उनको आप सब्सिडी ना दें क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। तो देखिए, प्राइसेस बढ़ सकती हैं 1 जून को भी, यानी कि 31 की नाइट को। उसकी वजह यह है कि ये फैसले लेने के बाद फिर जाएंगे बजट में, उसमें भी काफी सारे टैक्सेस की बात हो रही है। तो देखना ही होगा कि और देखें, इंटरेस्ट रेट शरह सूद में भी इजाफा किया गया है, और रुपये ऑलरेडी डॉलर के अगेंस्ट जो है वो डॉलर रुपये का जो आप पैरिटी देखें तो वो 200 के बाद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर आई है। लेकिन देखिए, ये फैसले पहले ले लिए जाते ना, डिले ना करते तो काफी हद तक काबू पाया जा सकता था, ना स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा गिरती, ना जो है वो रुपये में इतना ज्यादा उस कदर में कमी होती। लेकिन अब फैसले लेना शुरू हुए हैं, तो मेरे ख्याल में साथ में मिलनी चाहिए, टारगेटेड सब्सिडी हो, साथ में मार्केटें जल्दी बंद करें, घर से काम करने के जो है वो ज्यादा उसको शायद हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों 4 दिन काम करें बजाय 5 दिन के। एनर्जी कंजर्वेशन की बहुत जरूरत है इस वक्त। ये सब होगा तो मेरे ख्याल में डॉलर भी अपनी जगह वापस आ जाएगा, या थोड़ा जो है वो उसमें कदर में जो है पाक रुपये के बेहतरी हो जाएगी। और लेकिन अगर जो है वर्क फ्रॉम होम जैसा है और मार्केट जल्दी बंद कर रहे हैं, फिर तो एक आम आदमी पहले ही वो कम होता जा रहा है चीज़ें, वो मार्केट ही कम होगी, लोग कम होंगे, मजदूरी कम होगी, एक आम आदमी के लिए तो और मुश्किल नहीं हो जाएगी इस तरह से? नहीं देखें, मार्केट जल्दी बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है खोलते कितने बजे मार्केट है। आप देखें ना, अभी इस वक्त मार्केट इफेक्टिवली 12 से 1 बजे खुलती हैं। आप जाएं शॉपिंग मॉल्स देखें, मार्केट जाके खोलें, 12-1 बजे दुनिया में कहाँ खुलती है मार्केट, और फिर रात को 11 बजे तक मार्केट खुलती है। देखिए, पीक आवर्स जो होते हैं ना वो 6 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। तो इसलिए आप ये करें, मतलब गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि सुबह जल्दी खोलें मार्केट। ये वैसे भी जो है असूल होना चाहिए जिंदगी का कि आप जल्दी उठें और जल्दी काम शुरू करें, और जल्दी जो है अपने घर जाएं, काम जल्दी मार्केट्स खोल दें, 8 बजे खोल 9 बजे खोल दें मार्केट्स। आप मार्केट्स खोलेंगे और 6 बजे बंद कर दें आप मार्केट, या इवन आप 10 बजे भी खोल लें, अपना जो पूरा टाइम फ्रेम है उसको कम कर दें। देखिए, इस वक्त हमें जरूरत है एनर्जी कंजर्वेशन, इससे किसी गरीब आदमी को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी भी सुबह कुछ 6 बजे उठता नहीं है, और 6 बजे अगर उठ भी जाता है तो वो रात को 12 बजे तक काम, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो करते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जब गरीब आदमी को आप सपोर्ट भी दें, टारगेटेड सब्सिडी भी दें, और साथ में मार्केटें भी जो है वो एक टाइम पे खोलें, टाइम पे बंद करें, और फिर वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाएं। गवर्नमेंट खुद अपनी देखिए ना, कारवान जो गवर्नमेंट के निकलते हैं, अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल मिनिस्टर्स के कारवान निकलते हैं, कितनी गाड़ियां होती हैं उसमें? 20 से 22 से 25 गाड़ियां होती हैं, और सारी हाई एंड कार्स होती हैं। वो हाई एंड कार्स जो है वो सारी कितना फ्यूल पीती हैं, आपको अंदाजा है? तो अब गवर्नमेंट खुद आप अपने बेल्ट पे, अपने आप पेट पे भी जो है ना वो पत्थर बांधे, कम करे अपने खर्चे। आप देखेंगे ओवरऑल गवर्नमेंट खुद करेगी तो एक आम आदमी खुद देखेगा कि जी गवर्नमेंट खुद हमें तलकीन करती है और खुद भी फॉलो करती है, तो हमें करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो ऐसा काम वहाँ तो नहीं होती है, वो तो आप देखिए 40-40 गाड़ियों के कॉन्वॉय होते हैं, और वो गाड़ियाँ भी जिस लेवल की और उनका फ्यूल जिस किस्म का होता है वो आपको भी मालूम है। लेकिन मामला सर ये है कि जो IMF के हवाले से IMF के हवाले से जो मामलात हैं, इसका मतलब है ये जो प्रोग्राम और ये चीज़ें चल रही हैं, तो कोई ये चीज़ नज़र नहीं आएगी आगे कि कुछ रिलीफ का मामलात हों। IMF की बात अगर मानेंगे, एक आम आदमी के लिए तो मुश्किलात होंगी, शायद हुकूमत की बैलेंस शीट बेहतरी की जानिब जा सके, आम आदमी के लिए तो फिर रिलीफ नहीं नज़र आएगा। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि हमने हमेशा जो है जो भी पावर में आते हैं वो जो है वो उसने कभी रिफॉर्म्स नहीं किए, और इस नहज तक पहुंचाया कंट्री को। जो भी होते हैं, जितने पॉलिटिशियंस हमारे गए हैं, पॉलिटिशियंस हो जिन्होंने भी हुकूमत की है, सब ने यही किया है कि मुल्क को सही सिमत में नहीं डाला,
एक आम आदमी को इतना एजुकेट नहीं किया, उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखा, उसके ऊपर खर्च नहीं किया, उसकी बेहतरी नहीं की, और इवेंचुअली ये होता है कि उस बेचारे आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए ना सिर्फ ये कि बेहतरी नहीं होती, बल्कि उसके लिए प्रॉब्लम जब आती है तो वो ही सबसे सामने खड़ा होता है उसको झेलने के लिए। बिल्कुल है इस पे तो ये तो हमारा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, यही तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारा, कि हम एक आम आदमी को प्रॉब्लम तो दे देते हैं लेकिन उसकी कभी बेनिफिट की बात नहीं करते, ना उसको कभी हमने लॉन्गर पीरियड में ना उसके घर उसकी सिक्योरिटी दी है, ना उसको अच्छा फूड क्वालिटी दी है, इवन पीने का पानी साफ नहीं प्रोवाइड कर सके। तो आप जो बात कर रहे हैं रिलीफ की, वो तो देखें कितने सालों से ऐसा है, ये तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये तो माइंडसेट के इश्यूज हैं, इसमें तो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन की जरूरत है जो मेरे नहीं ख्याल इतने आराम से आनी है। लेकिन ये है कि अगर कोशिश की जाए तो एटलीस्ट कंट्री स्टेबलाइज दोबारा से हो सकता है, और कोई ऐसी बात नहीं है डिफॉल्ट की या कोई ऐसी चीजें जो बातें हो रही हैं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं है। हम 22 करोड़ लोग पावर है, अल्लाह का शुक्र है, और एक बहुत ग्रोइंग कंट्री है। जरूरत इस चीज की है कि टाइम पे जो फैसले किए जाएं वो किए जाएं, वो डिले करते हैं ना तो उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। अब ये टाइम के फैसलों का हवाले से आपने बड़ी अहम बात की है। हम 2 हफ्तों से इंतजार कर रहे थे कि ये हुकूमत कोई फैसला तो कर पाए कि करना क्या है। यही फैसला अगर ये पहले कर लिया जाता तो शायद जो एक हुकूमती बैलेंस शीट है वो कदरे बेहतर होती। अब भी किया, वो पहले किया जाता। अच्छा, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से हमारी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ होने वाला खिताब और 28 अरब रुपए के पैकेज रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से क्या गुफ्तगू की है वो आपको दिखाते हैं। जो डेट जो है वो कोई तकरीबन 20 ट्रिलियन हमने किया है और वो 80% बढ़ा दिया है। इनको समझ आनी चाहिए कि वो 80% नहीं है, वो 18 ट्रिलियन जरूर है, लेकिन हमारी जो मीशत है वो भी तकरीबन 72% बढ़ गई है। तो जहां हम इस वक्त हम डेट पे खड़े हुए हैं 2 GDP, वो 64% है और इनका भी 64% ही था, और ये सिर्फ उसको 18 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन कह के लोगों को खौफजदा करते हैं। आज का जो इनका खिताब था वो निहायत ही जिसे कहते हैं कि मायूस कुन था। महंगाई पे तो कोई बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं उस महंगाई का तोड़ है कि हम 2000 पे 1 करोड़ 40 लाख बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों को देंगे। और इन्होंने जो है कोई बात नहीं बोली कि जी आगे ये बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे या महंगाई के लिए काबू करने के लिए क्या चीजें करेंगे। बस यही बोला कि जी शबाना रोज मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इत्तेहादियों से के साथ ताउन करेंगे, इत्तेहादियों के ताउन से आगे बढ़ेंगे। मुज़म्मिल असलम और शौकत तरीन की गुफ्तगू आपने सुनी है। जो रिलीफ पैकेज दिया गया हुकूमत की जानिब से जिस किस्म का और जो ऐलानात किए गए हैं उसके हवाले से इस वक्त डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात में, उनसे भी सूरत पर बात करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि 28 अरब रुपए का वो पैकेज दिया जाए, लेकिन उसके साथ उससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं, जिसम में साबिका हुकूमत कह रही है कि हम बेहतरी की जानिब चीज़ों को ले जा रहे थे। ये हुकूमत में आने के बाद चीज़ें एकदम से आपने देखी, डॉलर की कीमत बड़ी महंगाई हुई और उसके बाद फैसले लेते लेते काफ़ी वक्त हो गया। अब ये जो काम किया गया है इस हुकूमत की जानिब से, अब वो समझते हैं कि वाकई को रिलीफ किया या वो मज़ीद तकलीफ का अमल होगा? देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कुछ भी मिले लोगों को वो थोड़ा सा उनको रिलीफ तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो सूरत हाल है सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मेरा ख्याल है वो उसमें ज़्यादा खराबी आई। पिछली हुकूमत ने जो रिलीफ दिया था उस वक्त क्रूड की कीमतें जो थी वो $80 पर बैरल पे थी, लेकिन हमने देखा कि अप्रैल के महीने में मई में कल की कीमत जो थी वो $117 पर बैरल पे पहुंच गई थी। तो एक तो कीमतें आगू मंडी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो अगर पीटीआई भी हुकूमत में होती तो शायद उसको भी अपनी कीमतों को रिवाइज करना पड़ रहा होता जो पेट्रोल पे रिलीफ पैकेज दिया था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारा जो मीडिया में डिस्कशन हो रही है वो रुपयों के बारे में हो रही है कि फिस्कल डेफिसिट था, रुपए कहाँ से आएंगे। ये असल इशू डॉलर डेफिसिट है। रुपए जो थे वो तो जैसा शौकत तरीन साहब ने या मुजम्मिल साहब थे उन्होंने बताया होगा कि एफपीआर ने तो अपना टारगेट जो है उससे ज्यादा अचीव कर लिया रेवेन्यू का। तो रुपयों में जहाँ तक सब्सिडी का मसला था वो इतना बड़ा इशू नहीं था। असल इशू ये बनना शुरू हो गया कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ, चाइना ने अपना रोल ओवर जो है वो होल्ड कर लिया, सऊदी अरब ने अपना रोल बैक होल्ड जो उन्होंने सपोर्ट देनी थी या डॉलर जमा कराने थे स्टेट बैंक पे वो उन्होंने रोक दिए। IMF ने अपने जो थी मुज़ाकरात वो तअत्तुल का शिकार हो गए, तो पाकिस्तान के पास एकदम से डॉलर्स की कमी आ गई और वहाँ पे अब ये इशू बन रहा था कि आपका फरवरी में आपके पास रिजर्व थे $16 अरब के स्टेट बैंक में
मार्च के महीने 6 अरब डॉलर निकल गए। तो अब अगर फौरी तौर पर डॉलर्स ना आते तो ये जितनी ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत कंज्यूम हो रही थी, इनको इम्पोर्ट करने के लिए 2 महीने बाद डॉलर कहाँ से आएंगे, तो ये एक इशू बन गया था। और डॉलर का जो लिंक हो गया IMF के प्रोग्राम के साथ कि IMF का प्रोग्राम बहाल होगा तो फिर डॉलर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। हुकूमत को चाहिए था कि वो आते ही या तो ये सब्सिडीज रोल बैक कर देती, कम से कम उसका जो डॉलर की रुपये की कीमत पे प्रेशर पड़ा वो ना पड़ता। तो अगर वो 17 अप्रैल को आते ही कहते हैं कि जी हम इसको सब्सिडी को रोल बैक कर रहे हैं, तो आज रुपया जो है वो 185 रुपये डॉलर पे होता, वो 202 पे ना होता। लेकिन चले देर आज दुरुस्त आए। अभी ये जो रिलीफ फराहम किया गया है, पहले ये मिल रहा होता था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो सर्वेस किए गए थे, जिसका भी स्कोर 30 होता था या 30 से नीचे था, उन सबको ये मिल रहा था। और वो तकरीबन 8 मिलियन घराने थे जिनको कि ये मिल रहा था, 80 लाख घरानों को ये पैसे मिल रहे थे। अब उन्होंने उसमें 6 मिलियन घरानों का मजीद इजाफा कर दिया। अब ये कर दिया कि जिसका स्कोर 35 होगा या 35 से कम होगा उन सबको मिलेगा। तो ये तकरीबन 14 मिलियन घराने बन गए। लेकिन 14 मिलियन घरानों के लिए 2000 रुपया अभी वन ऑफ ये पेमेंट है, ये माहाना पेमेंट नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो कल लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो 28 अरब रुपए इस्तेमाल किया। तो 28 अरब रुपए अगर आप 14 मिलियन घरानों को देंगे तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा की पेमेंट होगी, चाहे उसको आप मंथली समझ लें, क्वार्टरली समझ लें। अब देखना ये है कि क्या इसको हुकूमत जो है क्या वो सस्टेन करेगी। यानी इसकी एक ट्रेड ऑफ तो ये हो सकती थी कि अगर आपका 125 अरब रुपए का माहाना सब्सिडी पैकेज का बिल था तो चले उसमें से अब 28 अरब 30 अरब जो भी है उसको कर दिया जाए को अगले 5-6 माह के लिए अगले बजट में, जब तक के पेट्रोल की कीमतें एतदाल पे नहीं आती। लेकिन अगर ये सिर्फ वन ऑफ पेमेंट है तो फिर जाहिर है कि लोगों को शायद, और स्पेशली जिस इनकम ब्रैकेट को हुकूमत जो है सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर कर दिया ये। अच्छा, ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट है जिसको ऐसा लग रहा है कि शायद ये अब मुस्तकिल रिलीफ की वो चीज़ होगी। देखिए आपकी टोटल जो कल की जो वज़ीर आज़म की जो अनाउंसमेंट थी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या पेट्रोलियम की कोई नोटिफिकेशन आ जाए मंडे को तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल की जो तकरीर में उन्होंने कहा 28 अरब रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं। जी हाँ। और ये 14 मिलियन घरानों को दी जाएगी। ये जो मैंने आपको फार्मूला समझाया इसका कि पहले जिनका स्कोर 30 या 30 से कम था उनको सबको मिल रहे हैं, वो मिलते रहेंगे। अब उसमें ये किया उन्होंने कि उस स्कोर को बढ़ा के 35 कर दिया। यानी इसमें कुछ वो लोग भी आ जाएंगे जिनके पास या मोटरसाइकिल हो या रिक्शा हो, तो वो कुछ लोग उसमें आ जाएंगे। 6 मिलियन घराने मजीद इसमें इजाफा हो गया। तो 14 मिलियन घरानों को अगर आपने 2000 रुपया देना है तो 28 अरब बना। तो और उन्होंने 28 अरब भी का ऐलान किया है। तो मुझे तो ये वन ऑफ सब्सिडी जो है वो लग रही है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि 28 अरब रुपए माहाना की सब्सिडी, तो फिर आप कह सकते थे कि अच्छा ये 2000 रुपये 28 अरब माहाना दे सकते हैं। ये कैपेसिटी है हुकूमत के पास कि 28 अरब रुपए की माहाना सब्सिडी कहीं से हो? देखिए मतलब वो आप अपने जो PSDP को श्रिंक करके या बाकी एक्सपेंडिचर्स को प्रायोरिटाइज करके, इस वक्त भी तो हम दे रहे हैं ना, इस वक्त भी तो 130 अरब रुपए माहाना जो है हम इस पेट्रोलियम। अच्छा, अब एक और बड़ा अहम मामला है, मैं उस पर भी आपसे इसी हवाले से बात करूंगा। लेकिन इस वक्त आतिफ खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। इस वक्त एक जानिब तो पेट्रोलियम प्राइस उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन सर उन्होंने देखें इतनी बड़ी सब्सिडी भी अनाउंस कर दी है 28 अरब रुपए के 2000 रुपया माहाना अब वो गरीब लोगों के लिए भिजवाएंगे। तो समझते नहीं है कि इतना बड़ा रिलीफ वज़ीर आज़म की जानिब से दिया गया, अब आपका अगला मार्च तो फिर बिल्कुल बेकार रहेगा? इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। असल चीज़ जो है, थोड़ा अगर आप इसके डीपर उस पर जाएं तो लोग ये समझ गए हैं कि जी 30 साल से आप हुकूमत करते रहे हैं, कभी भाई वज़ीर आज़म और खुद वज़ीर आला, कभी खुद वज़ीर आज़म बेटा वज़ीर आला, और इसी तरह ये बाकियों का देख लें। और 70 साल से या 30 साल से तो ये 2-3 पार्टियां खुद हुकूमत करती रही, और अभी सारे मसले इमरान खान ने 3.5 साल में बना लिए हैं। ये कौम सुनने को तैयार नहीं है, ना मानने को ये तैयार है। मुझे इन पे रहम आता है, इन लोगों पे, कि हुकूमत तो इन्होंने ले ली लेकिन अब उसको चला नहीं सकते। एक तरफ IMF है, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ लोगों का गुस्सा है,
दूसरी तरफ इन पे जो अपना, तो ये भी पहले साफ नहीं कर सकते कि जो साजिश है या ये इम्पोर्टेड हैं, जो भी है। तो मुझे इन पे तरस आ रहा है कि ये बेचारे अभी ना हुकूमत चला सकते हैं और ना ये हुकूमत खत्म करके इलेक्शन में जा सकते हैं। ऐसी पोजीशन में अल्लाह ताला किसी को ना लाए जिस पोजीशन में इस वक्त नून लीग फंसी हुई है। अच्छा, 1 घंटे बाद आपकी कोर कमेटी का इजलास भी है, तो सर फिर 4 दिन के बाद दोबारा तैयारी है आपकी लॉन्ग मार्च करने की? देखिए, वो 4 दिन के बाद लॉन्ग मार्च नहीं होगा। 4 दिन के बाद अगर 4 दिन तक कोई वे आउट नहीं निकलता तो फिर उसके बाद हम डेट देंगे। मतलब 4 दिन के बाद मार्च नहीं होना, 4 दिन के बाद डेट अनाउंस होनी है और उसी के लिए आज मीटिंग भी है। सारे सलाह मशवरा करेंगे, क्योंकि ये देखिए जिस तरफ हालात चले गए हैं, ये भी इन चीजों से नहीं होता कि जी आप 2000 रुपए महीना दे दें किसी को, कुछ लोगों को, तो हुकूमत संभल जाएगी या कोई इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। मतलब ये बड़ी डीप किस्म के क्राइसिस हैं और ये वाकई जो इलेक्टेड हुकूमत हो, जिसके पास मैंडेट हो, जिसके पास टाइम हो, इनके पास ना टाइम है, इनके पास ना मैंडेट है, इनके पास ना अकल है। ये जो कहते थे कि जी हमारे पास बड़ा कोई अरस्तु हैं और अफलातून हैं और हम आते हुए ये कर देंगे और ये प्लान बना हुआ है, कहाँ गया वो प्लान? अभी मारे मारे फिर रहे हैं, कभी एक जगह जा रहे हैं, कभी दूसरी जगह जा रहे हैं, हल कोई उनके पास है नहीं। तो मेरे ख्याल में बस इलेक्शन ही इसका हल है और बस ठीक है, हमें लोग वोट ना दें, पीटीआई को ना दें, लेकिन मर्जी दे दें। सही, लेकिन आतिफ साहब उससे इलेक्शन से पहले तो इलेक्शन रिफॉर्म्स उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया। ओवरसीज़ को वोट का हक उन्होंने जो आप देना चाहते थे वो उन्होंने नहीं दिया। अब वो चेयरमैन नैब भी फवाद हसन फवाद जैसे नाम जो हैं जिनके अपने ऊपर नैब के मामलात हैं, वो चेयरमैन नैब के लिए सोचे जा रहे हैं। आप असम्बली में मौजूद नहीं, आपकी जमात, तो फिर तो वो मन मर्जी जो कर रहे हैं वो भुगतना ही पड़ेगी फिर आपको भी, कौम को भी। कर लें, देखें ये इससे क्या होगा। ये महीने की हुकूमत है, 2 महीने की हुकूमत है। ओवरसीज भी इनसे, ये जो इन्होंने किया है ओवरसीज के साथ, ओवरसीज इनसे इस इलेक्शन में भी इसका हिसाब लेगी कि जी आपको हमारे डॉलर और पाउंड तो पसंद हैं, लेकिन आपको हमारा वोट पसंद नहीं है। खुद आप सारी आपके बच्चे यहाँ, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ, आपका सब कुछ यहाँ, और आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं, आप वज़ीर-ए-आला भी बन सकते हैं, और हम डॉलर बेच के, मेहनत करके, मजदूरी करके, रेमिटेंसेस के जरिए, और हम वोट भी नहीं दे सकते। वो लोग इनसे हिसाब किताब करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगला जब इलेक्शन आएगा। सही। अब आतिफ खान साहब हमारे साथ रहेगा। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, बड़े अहम मामले के हवाले से जो हुकूमत रिलीफ और चीज़ें कर रहे हैं उसके हवाले से, अभी माजी की हुकूमतों के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो ये बार बार बात की जा रही है कि ये साबिका हुकूमत यानी कि PTI की हुकूमत ये मुआहदा करके गई है। अब तो बड़ा एक अजीब मामला होता है कि पाकिस्तान में तो IMF के साथ शायद 9 या 11 मुआहदे तो बिल्कुल मुकम्मल भी नहीं हुए। ये इतनी मजबूर है हुकूमत मौजूदा कि PTI के किए गए मुआहदे बकौल उनके उसको पूरा करे, और उन मुआहदों की वजह से ये पेट्रोल प्राइस और डीजल की प्राइस बढ़ रही है। देखिए मतलब सर, ये IMF के साथ 22वां मुआहदा है और ये मुआहदे हुकूमतों के होते हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं। सही। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी से IMF के पास नहीं जाती। जो भी आती है, जब उसको इकॉनमी की सूरत हाल देखती है तो उसको IMF के पास जाना पड़ता है। अगर इस वक्त IMF के पास ना जाया जाए तो उसका नुकसान क्या होगा। और ये स्टेट बैंक की अपनी जो है रिपोर्ट वो बताती है हमें, 2-3 दिन पहले जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई पिछले हफ्ते, तो उसमें उन्होंने बताया कि जी अगले साल तक यानी जुलाई 2023 तक पाकिस्तान को अपने तमाम रिसोर्सेज के अलावा 46 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जों की या अमदाद की जरूरत होगी। अब 46 अरब डॉलर जो है ये एक बहुत बड़ी रकम है। इस वक्त आपके पास 10 बिलियन डॉलर है स्टेट बैंक में, जिसमें से आपने इंपोर्ट भी करनी है जो कि तकरीबन 6 अरब डॉलर महीना है। इसमें आपने कर्जे भी चुकाने हैं, तो 46 अरब डॉलर चाहिए। अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं होते तो आपको ये 46 अरब डॉलर नहीं मिल सकते हैं। चूंकि प्रोग्राम तअत्तुल का शिकार हुआ तो अभी 24 तारीख को हमारी जो क्रेडिट रेटिंग थी उसको हाई रिस्क करार दे दिया गया था कि पाकिस्तान शायद अपने क्रेडिट पे डिफॉल्ट कर जाए। इसी तरह से जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनकी LCs इंटरनेशनल बैंक्स ने खोलना बंद कर दी थी कि पता नहीं ये अपने पेमेंट दे पाएंगे या नहीं। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये रुपयों का क्राइसिस नहीं है, वो तो है, लेकिन ये डॉलर्स का क्राइसिस है। और डॉलर आपको IMF के वो जो जब तक लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं है तब तक आपको नहीं मिलता। यानी हमने देख लिया कि सऊदी अरब और चाइना जैसे दोस्त ममालिक
उन्होंने भी अगर ये शर्त लगा दी कि जी ठीक है, हम आपके स्टेट बैंक में अपने डॉलर रखने को तैयार हैं, लेकिन आप IMF में प्रोग्राम में पहले जाएं, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि IMF जब आप प्रोग्राम में होते हैं तो वो आपकी निगरानी कर रहा होता है कि आप डिफॉल्ट नहीं कर सकेंगे। तो फिर डॉक्टर साहब, फिर IMF के अगर प्रोग्राम में हमारी है तो फिर तो इसका मतलब है कि हमें वो मानना पड़ेगा जो होगा। तो वो IMF तो फिर 260 के करीब पेट्रोल, 300 के करीब डीजल जो है वो डिमांड कर रहा है, तो फिर वहां तक ये मामला जाएंगे। देखिए, ग्रेजुअली बढ़ेंगी ये चीज़ें। अभी पहली किस्त 30 रुपये पर लीटर इजाफा की, उसके बाद मैं देख रहा हूँ शायद ये 1-2 किस्तें और आएंगी जिसमें इजाफा होगा। बिजली के बिल जो है उनमें भी इजाफा होगा। यानी IMF इस वक्त आपको क्या कह रहा है? IMF आपसे ये कह रहा है कि जी आपने जो पिछला रेवेन्यू था उसमें 1305 अरब रुपए मजीद ऐड करें। तकरीबन आप जो अगले साल का जो रेवेन्यू टारगेट आएगा बजट का, वो तकरीबन 7200 अरब रुपया FPR ने इकट्ठा करना होगा। इस साल तकरीबन 6000 अरब रुपए इकट्ठा किया है। तो एक तो IMF कह रहा है कि आप अपने टैक्सेस बढ़ाएं, दूसरा IMF कह रहा है कि जी आप महंगी जो है इस वक्त वो क्रूड ऑयल या फर्नेस ऑयल लेके सस्ती बिजली नहीं बेच सकते, उससे आपका एनर्जी प्रोडक्ट बढ़ता है। तो कोई भी कारोबार, जाहिर IMF की अगर आप देखें, आवाम की तकालीफ अपनी जगह, लेकिन IMF की बात देखें तो वो ये कहता है कि जी कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं चल सकता है कि आप महंगा खरीद रहे हो और सस्ता बेचते जाएं, ज़ाहिर है बदवालिया हो जाएगा। तो वो आपको समझाता है कि जी आप अपना एनर्जी प्रोडक्ट कंट्रोल करें। उसके लिए अब ये आपकी मर्जी है कि आप बिल बढ़ाते हैं, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, आप सिर्फ अपर क्लास के लिए ये बढ़ाते हैं। टारगेटेड सब्सिडीज को IMF मना नहीं करता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप टारगेट कर लें लोगों को, उनको आप सब्सिडी दे दें, लेकिन ब्लैंकेट सब्सिडी IMF जो है वो नहीं देने देगा। और इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि इसका इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आएगा, महंगाई होगी, और महंगाई जब होगी तो स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी शरह सूद भी बढ़ाएगा। तो ये वाला जो वो तो सर इस वक्त भी बड़ी बुलंद सतह पर पहुंच गई है। इस सूरत हाल में भी टारगेटेड सब्सिडी माजी की हुकूमत में भी आई, इस हुकूमत ने भी ऐलान किया है, लेकिन जो आप बड़ा इंडिकेट कर रहे हैं कि महंगाई बहरहाल होगी, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी और बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। खुर्रम शहजाद साहब, इस वक्त तो फिर हल इसका कोई नहीं है। जो सोचा जा रहा था कि हुकूमत आएगी, ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, यानी डॉलर रिवर्स, पेट्रोल प्राइस रिवर्स। एक आम आदमी जो सोचता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, खाने पीने की अशिया, यानी कि इस वक्त हम खाने का ऑयल जो है वो भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो 500 पे इस वक्त केजी पहुँच गया है। आलमी मार्केट की उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1100 पाम ऑयल की वो क्रॉस कर गई है। तो रिवर्स वाला अब ख्वाब है वो नहीं हो सकता अब? नहीं जी, रिवर्स वाला तो मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि सब कुछ रिवर्स हो जाएगा और ओवरनाइट हो जाएगा। ये इस तरह एक्सपेक्ट करना ही ठीक नहीं होता, क्योंकि जो है एक वक्त लगता है चीज़ों को ठीक करने में, और अगर हम हर गवर्नमेंट आके उसको मजीद खराब करेगी तो नेचुरली वक्त ज़्यादा बढ़ जाएगा ठीक करने में। तो उसके अलावा हमारे एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट कह लें या ये कह लें, हम अपने आप को प्लान नहीं कर पाते या नहीं करते, या गवर्नेंस हमारी इतनी कमज़ोर है, या हम जो है अपनी गवर्नमेंट मशीनरी हमारी इतनी जो है वो अब जो है वो खराब हो चुकी है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में अब देखें पिछले कोई 3 से 4 क्वार्टर से, मैं ये नहीं कह रहा पिछले 4 साल से हो रहा है, 3-4 क्वार्टर से जैसे कोविड जो है उसका इम्पैक्ट खत्म हुआ है तो दुनिया बाहर आई, तो उसके बाद डिमांड में बहुत इजाफा हुआ और लोगों के हाथों में पैसा बहुत ज्यादा था। पैसा इन द सेंस इस तरह से था कि US की गवर्नमेंट कह लें या यूरोपियन गवर्नमेंट कह लें, जो सेंट्रल बैंक है इनफैक्ट, उन्होंने बहुत ज्यादा मुराद दी और सस्ता पैसा जो है वो दिया। इनफैक्ट 0 शरह सूद पे भी जो है वो पैसे लोगों को दिए, इसलिए दिए कि लोग जो है काबिल हो सकें कि अगर वो काम पे नहीं जा सकते, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी कोविड की वजह से, तो उसकी वजह से उनके वो खाने पीने की अशिया जो है ले सकें या बेसिक्स अपनी जो है वो कंटिन्यू कर सके, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा लोगों के हाथों में था। तो इवेंचुअली ये हुआ कि जैसे ही कोविड से बाहर आया तो डिमांड तो अपनी जगह थी, सप्लाई शॉर्ट हो गई, तो सप्लाई उस तरह से आ नहीं रही थी कोविड में, तो बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई। फिर ऊपर से बड़ा जो है जो अनफॉर्चुनेट जो है वो बड़ा इवेंट हुआ वो ये कि रशिया ने यूक्रेन पे जो है वो हमला किया। और आप ये देखें कि रशिया यूक्रेन जो है ये दोनों 25% जो भी कमोडिटीज होती हैं उसमें गंदम भी है, उसमें ऑयल गैस भी है, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, ये 25% दुनिया का प्रोड्यूस करते हैं दोनों ममालिक। तो जिस पूरी दुनिया के 2 ममालिक जो 25% प्रोड्यूस करते हैं वो आपस में जंग में चले जाएं, तो आप सोचें कि वो सप्लाई चेन जो बेसिक्स की है वो कितनी ज्यादा हर्ट होगी। इसमें ऑयल भी बहुत ऊपर चला गया, गंदम की प्राइसेस चली गई और हमारे लिए दोनों बहुत
जो है बड़ी इंपोर्ट्स हो गई हैं। अनफॉर्चुनेट हमने एग्रीकल्चर पे हमारी वीट की प्रोडक्शन जो है वो इतनी बढ़ सके जितनी हमारी पॉपुलेशन को उसकी जरूरत होती है। आप ये देखिए कि 3-4 बड़ी कैश क्रॉप्स कह लें या क्रॉप्स कह लें जिसमें गंदम है, चावल है का, वो हमारी प्रोडक्शन आधी हो चुकी है। पिछले 4 साल में कॉटन की प्रोडक्शन 11-12 मिलियन बेल से गिर के 5 पे आ गई थी और अब जाके कुछ 7-7.5-8 पे आई है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हमने अपने आप को ठीक नहीं किया, ऊपर से फिर दुनिया की तरफ से जो है ना बहुत बड़ी जो है ना वो फोर्सेस ऐसी आ गई जिसकी वजह से हमारा जो है वो सारे का सारा फोकस वो कहीं रहा है और जो हमारी स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर तवज्जो भी नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपका, आतिफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी, डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। उम्मीद इस तवक्को के साथ कि हुकूमत शायद कोई बेहतर तौर पर आवाम के लिए रिलीफ का सूरत बना सके, लेकिन जिसकी सूरत अभी नज़र नहीं आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।